तीसरे चरण का मतदान होना है बिहार में, और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो नज़र लगी हुई है वो बिहार के चुनाव को भी लेकर लगी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदला है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के कर्णधार थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जहां उन्होंने कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तीसरे चरण की कुछ सीटों पर सबसे ज़्यादा नज़र है, जिसमें से एक सीट है अररिया की। अररिया जो सीट है वो कितनी महत्वपूर्ण है, इसी से हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि शाहनवाज आलम यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शाहनवाज आलम तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने बड़े भाई को हराया, क्योंकि शाहनवाज आलम चुनाव लड़ना चाहते थे आरजेडी से, लेकिन टिकट नहीं दिया तेजस्वी ने, बड़े भाई को दे दिया। बड़े भाई को जब टिकट मिला तो नाराज होकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गए, एआईएमएम में, और वहां से अपने बड़े भाई को हरा दिया। अभी कुछ समय पहले जब तेजस्वी यादव से नजदीकियां बढ़ी और आरजेडी में शामिल हो गए 4 विधायकों को लेकर, और मंत्री बने नीतीश के साथ जब गठबंधन में थे तेजस्वी यादव। तो ये शाहनवाज आलम जो हैं ये अररिया से चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और उनके सामने हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार पिछले काफी समय से अररिया में सक्रिय हैं, और पिछली बार भी सांसद थे 2019 के चुनाव में, और उससे पहले एक बार उपचुनाव में जो है वो हार चुके हैं। तो आखिरकार शाहनवाज आलम के सामने प्रदीप कुमार सिंह हैं। तो प्रदीप कुमार का और शाहनवाज का आमना सामना यानी सीधी टक्कर है। तो ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है इसको समझते हैं। और अररिया वो सीट है जहां पर तीसरे नंबर पर किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, नोटा था। तो लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। तो अररिया का जो अगर जातीय समीकरण देखें तो यहां पर 32% यानी कि मुस्लिम वोटर है, और हिंदू आबादी जो है लगभग 56% के आसपास है। लेकिन फिर भी जो है फर्क तो पड़ता है। सीमांचल की जब हम बात करते हैं तो अररिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। 1967 से जो है यहाँ पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं अररिया सीट के ऊपर। विधानसभा 6 है, जिसके ऊपर 3 विधानसभा पर जो है बीजेपी का कब्जा है, और एक के ऊपर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ने बाजीबारी हुई है। तो आखिरकार किस तरीके से है 2018 का उपचुनाव का मैंने आपसे जिक्र कर दिया। तो शाहनवाज जो है इन्होंने जो है हराया था। तो अब ये जो चुनाव होने जा रहा है अररिया की सीट पर वो कितना महत्वपूर्ण है और कैसे होगा, प्रदीप कुमार सिंह कैसे इस चुनाव को लड़ेंगे, इसी पे बात करेंगे आज कि किस तरीके से चुनाव यहां होने जा रहा है। तो यहां की जो तस्वीर है, यहां की जो तासीर है, दोनों पर जिक्र करेंगे। परिसीमन लागू होने के बाद इसका फायदा जो है बीजेपी को मिला। 2009 में नया परिसीमन लागू हुआ था। यहाँ पर ये सीट जो है आरक्षित से सामान्य हो गई थी, और पूरा जिला जो है एक सीट बनकर उभरा था सामने। दो लोग हमसे जुड़ेंगे, अमित जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे, और रत्नेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से। प्रदीप सिंह के बारे में, प्रदीप कुमार के बारे में बात करेंगे इनसे। तो अररिया सीट, हमने पिछली बार मधेपुरा सीट की बात की थी, अररिया सीट की बात करेंगे। यहां पर अररिया सीट पर हिंदुओं के भी काफी सारे वोट बैंक हैं, जिसमें SC ST और OBC के भी हैं, कुछ अति पिछड़े भी हैं। उन सबको समझने का कोशिश करेंगे क्या यहाँ पर समीकरण है। यादवों का भी एक अच्छा वोट बैंक है। यदि मुस्लिम की बात करें तो शेखरा है, एक कोलैया है, उस तरह के अलग अलग वोट हैं, जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको एक ही लेके चलते हैं। तो किस तरीके से यहाँ होता है। रत्नेश मिश्रा, प्रदीप कुमार जो है दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पर, अररिया सीट पर, और कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए सीट, क्योंकि जिस तरीके से चुनौती मिल रही है आपको यहाँ पर आरजेडी से। देखिए शर्मा जी, आपको कांग्रेस के साथी की और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय सीताराम।
देखिए, आपके पूछा कि अररिया की सीट कितनी महत्वपूर्ण है, तो हमारे लिए केवल अररिया की सीट ही नहीं, हमारे लिए पूरे देश की जो 543 सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहे हैं वो एनडीए गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। और हम प्रत्येक सीट पर उतनी क्षमता के साथ लड़ रहे हैं जितना अन्य किसी सीट पर लड़ रहे हैं। जहां तक आपने बात की कि प्रदीप कुमार जी कैसे शाहनवाज आलम को हरा पाएंगे, देखिए प्रदीप कुमार जी हमारे कैंडिडेट हैं और हमारे नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए जो काम किए हैं वो पिछले 7 सालों में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई थी। गरीबों से प्रधानमंत्री जी का जो सीधा जुड़ाव हुआ है, चाहे वो उनके साथ संवाद के माध्यम से होता हो, चाहे वो उनके बीच में जो सांसद के माध्यम से होता हो, चाहे वो सरकारी जो योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकारें चला रही हैं उनके माध्यम से होता हो, देश का प्रधानमंत्री जनता से सीधे जुड़ता है और उसका जो फायदा है वो प्रधानमंत्री महोदय जी को और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मिलता है। जहां तक रही बात कि क्या कहते हैं हम किन मुद्दों पर जाएंगे, तो देखिए नीतीश कुमार जी बिहार में हमारी सरकार के नेता हैं और नीतीश कुमार जी की सरकार में ही टीआरई 1.0 हुआ। जब वो आरजेडी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसके बाद हमने 2 टीचर भर्तियां वहां पर फाइनल की है। हमने बिहार विधानसभा में खाली पदों को भरा है, हमने बिहार विधान परिषद में खाली पदों को भरा है और कहीं ना कहीं विकास का जो क्रम जो 7 महीने बाधित हो गया था या 2-2.5 साल के आसपास बाधित हो गया था इनके साथ जाने के बाद, उसको फिर से हमने कंटिन्यू किया है। हमने बिहार को लालू के परिवार के जंगल राज से मुक्त किया है और उनके बेटे तेज प्रताप किस तरह लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरह देखते हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार का है, जो एक एरोगेंस वाला एटीट्यूड है, उस एरोगेंस वाले एटीट्यूड को बिहार की जनता से हमने मुक्ति दिलाई है। हमने बिहार की जनता को कहा कि आपके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है जो आपको अपने परिवार जैसा समझता है और जो आपको अपने बेटे और अपने पिता, अपनी माँ और अपनी संतान जैसा मानता है। तो हम इन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं और हमारे लिए मुख्य मुद्दा है देश का और प्रदेश का विकास। और ये केवल मात्र अररिया नहीं, तीसरी जो चरण का चुनाव है उसमें बिहार की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, चाहे वो झंझारपुर हो, चाहे वो सुपौल हो, चाहे अररिया हो, चाहे मधेपुरा हो, चाहे वो खगड़िया हो, हमारे लिए सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं। और मैं तो सभी सीटों के मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग 7 मई को ज्यादा से ज्यादा निकलिए और मतदान करिएगा और एक ऐसी सरकार चुनिएगा जो आपके हितों को, आपकी संपत्ति को और आपके परिवार को सुरक्षा दे, ना कि ऐसी सरकार जिसमें आप टूट लिए जाए। चलिए ठीक है, आपने बहुत शानदार स्पीच दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल मंच नहीं है। अमित, किस तरीके से देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है प्रदीप कुमार सिंह किस रूप में चुनाव? शहनवाज है उनके सामने, तसलीमुद्दीन के बेटे। देखिए रत्नेश जी हमारे पुराने मित्र हैं, अभी मुलाकात हो गया यहाँ पे। देखिए आप बोले ना कि बड़ा अच्छा भाषण दिए, तो ये डिबेट में जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता बनता है या कार्यकर्ता होता है उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि कुछ बिंदु है, आप उस बिंदु को छोड़ के आप अलग मत हटिएगा, आप वहीं पे बात कीजिएगा। जैसे आप इनको पहली बार मिले, आपको करे सुरक्षा दीजिएगा। इनकी सुरक्षा ये है कि जिसका प्रचार ये कर रहे हैं, जिस नेता का 400 वीडियो आया है वो विदेश भाग गए, ये है इनका महिला सुरक्षा। इन्हीं के राज्य में उत्तर प्रदेश में दलितों के बेटी को, लड़की को जला दिया गया, वो सुरक्षा, ये इनकी महिला सुरक्षा है। जो रातारात जो है उसको जला दिया गया प्रशासन के द्वारा लड़की को, ये इनका महिला सुरक्षा है। इनके मंत्री के पुत्र ने 13 किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, फिर भी उसको टिकट मिलता है, जीतता है, ये इनका किसान का सुरक्षा है। इनका सीडीएस हवा में उनको उड़ा दिया गया हेलीकॉप्टर, ये इनका जवान का सुरक्षा है। तो कहने का मतलब है कि जब सरकार पूरी तरफ से, और नागरिक सुरक्षा क्या है, आप कोविड वैक्सीन का देख रहे हैं कि जो कोविड वैक्सीन लिया, प्रधानमंत्री जी सर्टिफिकेट पर फोटो जो लगाते थे, फोटो हटना शुरू हो गया है। तो ये एक झूठ मूठ का जो ये प्रोपेगेंडा है कि हमारी गारंटी, हमारा ये, हमारा वो, ये सब झूठी बातें हैं। आप कभी भी देखेंगे कि भाजपा की जो अभी चल रहा है, प्रधानमंत्री जी 400 पार कहना छोड़ दिए,
बिहार में उनके मुंह से बोली नहीं निकल रहा है। अब सीधे सीधे पता चलता है कि किसी भी जनसभा में वो आते हैं तो उन बातों को कहते, जैसे उन्होंने एक बात कही कि पाकिस्तान कनेक्शन, मतलब आर यू रियलाइज दैट कि कांग्रेस पार्टी एंड पाकिस्तान कनेक्शन, ये हो सकता है क्या? चलिए ठीक है, जो ऐसा है नहीं ठीक है, तो हम अररिया सीट पे लोकसभा अररिया सीट पे क्या मुद्दे हैं आपकी तरफ से? गठबंधन करेंगे। अररिया सबसे पहले आपको बता रहे हैं, अररिया 10 साल का सरकार है, इनकी 10 साल की बीजेपी की सरकार है। अररिया के लिए क्या किया आप ये सोचिए, इनका सब जगह इन्हीं का है राज। ये बताएंगे अभी, बताएंगे अमित व रत्नेश मिश्रा बताएंगे इन्होंने क्या किया है 10 साल में, है ना रत्नेश, बताएंगे ना? अररिया के बारे में हम बोलते हैं 5 लाइनें बता दें, 5 लाइन बता दें रत्नेश मिश्रा जी अररिया के बारे में। कोई बात नहीं, 5 लाइन पूछेंगे अभी। भाई चैलेंज कर रहे हैं आपको अमित कि 5 लाइन बता दीजिए क्या विकास कार्य किया आपने, 5 पॉइंट बता दीजिए। 5 लाइन नहीं बोल सकता कोई बात। चलो हम 5 पॉइंट में पूछ रहे हैं, 5 पॉइंट यानी 5 लाइन बता दीजिए। देखिए कमल जी मैं अररिया के साथ साथ पूरे बिहार में को लेकर मैंने बताया कि हमने किया क्या है। दूसरा, इन्होंने अभी महिला सुरक्षा की बात की तो मुझे वो दिन याद आता है जब कांग्रेस पार्टी की असम युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास ने उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। अरे आप उसको छोड़ दीजिए ना, हम अररिया पे रहेंगे, लोकसभा चुनाव है, हम अररिया पे रहेंगे। हाँ अरे क्यों छोड़ दे सर, महिला सुरक्षा पे बात हुई है ना। चलिए असम प्रदेश की एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लीजिए। नहीं एक मिनट में जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बात होगी, नहीं ये गलत बात है, बिल्कुल हर एक महिला की बात होगी। अगर उत्तर प्रदेश की बेटी का दर्द इनको नजर आता है तो असम की युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष का भी दर्द इनको याद आना चाहिए था। और उनके साथ इन्होंने क्या किया, उस महिला को उन्होंने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और वीवी श्रीनिवास के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि खुले तौर पर असम पुलिस ने वीवी श्रीनिवास के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। इनकी पार्टी से कोई स्टैंड नहीं आया। तो ये तो है इनका चरित्र जो महिला को लेकर कांग्रेस के लोग बात करते हैं। और रही विकास की बात, तो मैंने कहा ना कि पूरे के पूरे प्रदेश का विकास किया गया है। ठीक, अब मैं इनसे पूछूं कि चलिए आप मुझे विकास का एक कार्य बता दीजिए जो इंडिया गठबंधन की आंकड़े बता दीजिए ना, अररिया सीट पर हुए विकास के आंकड़े दे दीजिए आप। नहीं, एक पार्टिकुलर सीट को लेकर। अरे भाई कमाल की बात है, हम अररिया सीट पे बात कर रहे हैं, अररिया सीट पे बता दीजिए क्या विकास के काम हुए हैं जिनपे जो है बीजेपी को दोबारा चुनने जा रही है जनता, बता दीजिए ना क्या दिक्कत है? अरे भाई ये तो सुनकर जनता से कर देगी। हमने कहा ना, हमने अरे आप प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं ना टीवी स्क्रीन पर, तो जवाब दीजिए आप। सुनिए तो सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अमित कुमार जी मुझे बता दें कि असम युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वीवी श्रीनिवास ने किया, क्या वो सही था या गलत था? चलिए पूछ आ जाते हैं अररिया पे, अररिया पे आ जाते हैं। देखिए बिहार में सड़कों का जो हाल था वो आप देखते थे। जब हमारी सरकार आई और हमारे सांसदों ने सड़कों के निर्माण से कार्य किया। इनकी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो देश में 8 या 9 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनती थी। हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उन सड़कों की सीमा को बढ़ाकर 30 किलोमीटर तक किया और अगर हाईवे को भी जोड़ दिया गया उसमें तो हम एक दिन में 57 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की सड़क बनाते हैं। ठीक है, हमने प्रत्येक विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में काम किया है। आप अररिया पे मुझे आप अररिया क्षेत्र में ये बताइए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत कितने घर बन के तैयार हुए? उज्ज्वला गैस, उज्ज्वला जो मिशन है ना आपका, उज्ज्वला गैस वाला, उज्ज्वला योजना, उसके तहत कितने लोगों को कनेक्शन मिले गैस के फ्री? और सुन लीजिए, भारत स्वच्छ अभियान जो है, स्वच्छ मिशन, सुनेंगे तो शर्मा जी सुनेंगे तो आपके पीसीआर ने जब मुझे कॉल किया था तो ये कहा था कि जो डिबेट होगी वो 500 लोकसभा क्षेत्रों पर होगी। हम तो आपको सातों में आप अररिया नहीं आता क्या? सातों में अररिया नहीं आता? नहीं, मैं सुपौल में बता देता हूँ। अररिया में बता तो क्या अररिया में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ? कमाल की बात है। आप देखिए, अब अगर आपको ये मैंने आपसे दो चीजें पूछी। अररिया में जो विकास कार्य हैं उसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर कितने लोगों को घर मिला जिसपे आप वोट मांगने जा रहे हैं, उतना बता दीजिए। आप मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए, मैं बता देता हूँ। अररिया का पार्टिकुलर डेटा आपको दे देता हूँ। जी बिल्कुल। तब तक अमित जी जवाब दे दें।
बीबी श्रीनिवास के ऊपर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्या कहते हैं मामला दर्ज कराया था, अंकिता जो वहाँ की युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, उस पर क्या कहते हैं ये? पूछे क्या उनकी वो महिला सुरक्षा में आता है कि नहीं आता? चलिए अमित, ये जब तक देख रहे हैं ररिया में क्या करवाया है, आप थोड़ा बताइए हमें कि आपका जो गठबंधन का प्रत्याशी है शहनवाज, है ना, AIM से आए हैं, अब चुनाव लड़ रहे हैं, पुराना उनका राजनीतिक इतिहास है, एक MY समीकरण है मुस्लिम और यादव, है ना, वैसे तो कितना आपको लग रहा है कि स्ट्रांग जो है कैंडिडेट है आपका? मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी बोला था कि रत्नेश जी को अगर जो कह दिया जाए कि प्लीज आप हमको बताइए तो वो नहीं बता पाएंगे, किसी भी विकास कार्य को कह ही नहीं सकते। मैंने 5 लाइन मांगा था, 1 लाइन नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, अरे आप मैं जवाब दूंगा, आप बताइए ना कि असम प्रदेश युवा कांग्रेस की अध्यक्षा के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की आपके युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपसे क्यों हटा दिया उसको? आपने बीबी श्रीनिवास को क्यों नहीं हटाया? अरे सेलेक्टिव लोग क्यों अमित जी, सेलेक्टिव क्यों होते भाई? महिला होती है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे देश की हो। आपने बीबी श्रीनिवास पे क्या कार्रवाई की? आपकी पार्टी से क्या कार्रवाई हुई? मुझे वो कार्रवाई बता दीजिए बस। देखिए, सबसे पहली बात रत्नेश जी, तो इस तरीके से बातचीत होती नहीं है जैसे आप कर रहे हैं, वैसे हम करते नहीं। आप देखे होंगे इतना देर में भी सभी सब बात बोलते नहीं। मैं आपको अररिया ले चलता हूँ। अररिया जो है बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है, उसमें हिंदू मुसलमान जो है वोट वो अच्छा खासा परसेंटेज में मुस्लिम का भी वोट है। आपने सही कहा। इस बार क्या है कि वहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो MIM के न होके वो हमारे RJD के हैं और हमारे महागठबंधन इंडिया के वो कैंडिडेट हैं। तो ये सिंपल सी बात, सीधा सा बात है कि वोट जो है वो हमारे साथ जुटेगा, ठीक है। और दूसरी बात एक मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अगेंस्ट क्वेश्चन नॉट जस्टिफाई योर डिबेट। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन किए तो फिर आप उस पर भी क्वेश्चन करें और अनर्गल बात करें। हम इनको बता देते हैं, ये जो भी बार बार अरे भाई क्वेश्चन का क्वेश्चन क्यों नहीं बताइए ना, क्या कार्रवाई हुई? बीबी श्रीनिवास से क्या कार्रवाई ये बता दीजिए ना। आपने उनको पार्टी से निकाला, आपने उनको सो कॉल्ड नोटिस दिया, या आपकी अनुशासन समिति ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या कार्रवाई की? क्या अंकिता जो असम प्रदेश की व कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा थी, क्या वो आप उनको महिला नहीं मानते? बताइए ना बीबी श्रीनिवास से क्या कार्रवाई हुई? और बोलना है नहीं, आप अगर ये कहेंगे सवाल के जवाब सवाल नहीं होता तो भैया सवाल से सवाल और सवाल से जवाब निकलता। अरे आप छोड़ दीजिए बात का, आप अपना आप जो जवाब देना चाहते हैं वो जवाब हो गया आपका, उनको वो जवाब हो गया। आप इनके महिला सुरक्षा पे आप जहां ले गए उसको जवाब दे दीजिए। आप कब कर रहे हैं कार्रवाई? मैं तो तब तक पूछूंगा जब तक जवाब नहीं देंगे। मैं तब तक पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, 1000 बार पूछूंगा, 1000 बार पूछूंगा। आप पूछ लीजिएगा फिलहाल। हाँ बताइए अमित जी। तो दीजिए महाराज, इतना चाहे हल्ला कर रहे हैं, सुन लीजिए। एक बात बता रहे हैं कि यूपी में जिस लड़की को प्रशासन द्वारा लाश को जला दिया गया, मेरी बात सुनिएगा, उछलिए मत। आपसे ज्यादा हम चिल्ला सकते हैं लेकिन उतना हम चिल्लाते नहीं है। मेरे कहने को जो यूपी में जिस लड़की का लाश जला दिया गया, राम राज्य का गवर्नमेंट है केंद्र में और वहां भी, उससे बीबी श्रीनिवास से सवाल पूछने से क्या जस्टिस उसको मिल गया? आपको बताइए हमको। मैं जवाब दूंगा कमल जी। प्रशासन द्वारा उस जिस लड़की को जलाया गया वहाँ, उससे आपको ये पूछने से मिल गया। दूसरी बात, आप दोनों किसी महिला ने, लीजिए आपको हम जवाब देते हैं, किसी महिला ने आरोप लगाया संगठन के कि हाँ भाई इन्होंने मेरे साथ जो भी बर्ताव किया, तो उसके लिए ये सवाल जो है कि आप उसका जस्टिफाई करेंगे जलाने से? पहले तो ये नरगल बात बंद कीजिए। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, अररिया पे आता हूँ। अररिया नहीं, अरे सर बताइए ना कार्रवाई क्या की? आरोप लगे तो कार्रवाई क्या की? कार्रवाई की भाई, कार्रवाई बताइए ना। बीबी श्रीनिवास पे कार्रवाई क्या हुई? बीबी श्रीनिवास पे क्या कार्रवाई हुई? मैंने कहा ना, मैं 1000 बार पूछूंगा, बार बार पूछूंगा। बीबी श्रीनिवास पे क्या कार्रवाई हुई? क्या उस महिला के आरोप न्यायालय में गलत सिद्ध हुए?
अब मैं आपको जवाब दे देता हूँ ना। जो सवाल आपने पूछा उसमें न्यायालय ने उन तीनों लड़कों को दोष मुक्त कर दिया। न्यायालय ने उन तीनों लड़कों को दोष मुक्त कर दिया। आपको न्यायालय का निर्णय पता है? उस मामले में न्यायालय ने उन तीनों लड़कों को दोष मुक्त कर दिया। तो क्या और आपके मामले में क्या न्यायालय ने वीडी श्रीनिवास को दोष मुक्त किया? आपने जो वहां की बात की हाथरस के मामले में उन तीनों लड़कों को कोर्ट ने बाइज्जत किया। चलिए और ठीक कहा है, कि उनका हत्या में कोई हाथ नहीं था। तो अब आप बताइए, क्या न्यायालय से बड़े हैं आप? नहीं, क्या न्यायालय से बड़े हैं आप? नहीं कर पाएंगे। क्या कांग्रेस चलिए पार्टी ठीक न्यायालय से है, आप बड़ी जो है? वहीं अटक गए हैं, आप अपना जो आप रिसर्च कर रहे हैं ढूंढ लीजिए। अटका नहीं हूं। नहीं, ढूंढ लीजिए, मैं आप अटका जो नहीं गूगल हूं, पे ढूंढ भागने के नहीं जवाब दूंगा। दीजिए। आप इधर से उधर समझ नहीं, गलत बात है ये। सवालों से भागने नहीं दूंगा। नहीं, कोई किसी को कहीं कहीं भागने नहीं दे रहा है। मेरी डिबेट में ये सब नहीं चलता है। आपको नहीं, आप पहले जवाब दीजिए कि क्या विकास कार्य हुए। कांग्रेसियों की आदत है, जब हारने लगते हैं तो भाग जाते अरे हैं। कोई कहीं नहीं भाग रहा है, यहीं पर है सब। वो अपनी लोकसभा सीट छोड़ के भाग जाते हैं। अरे छोड़िए इन सब बातों को, बताइए आप जवाब दीजिए। एज ए प्रवक्ता बैठे हैं टीवी स्क्रीन पर, जवाब दीजिए आप, क्या विकास कार्य हुए अररिया के अंदर? मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जवाब दीजिए, ढूंढिए उसके अंदर। चलिए अमित सिंह, ये जो अररिया का जो लोकसभा चुनाव है, इसके अंदर आपके मुद्दे क्या हैं? कैसे आप बीजेपी के प्रत्याशी को काउंटर करने जा रहे हैं? कैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं? कैसे आप भरोसा जीत पाएंगे? आपने कह दिया स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, ठीक है, लेकिन कैसे है? कैसे आप हराएंगे? किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि ये इनको पहले बोल दीजिए। मैं इस तरीके से बात रत्ने सुन लीजिए, इनको बोल दीजिए कि चुप रहे। इनसे मैं बहुत ज्यादा चिल्ला सकता हूं। ना इधर सब्जेक्ट से इधर नहीं जाना है, हम लोग इसी पर रहेंगे। हाँ, तो इस तरीके से वो हम करते नहीं है जी। इनको ये पहले बताइए कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वहाँ पे, या बीजेपी अररिया छोड़िए ना, हम कह रहे पूरे बिहार को लेके 39 सीट है। एनडीए के पास 39 सीट है, जिसमें अररिया भी है एनडीए के पास। बिल्कुल है। एक सीट कांग्रेस को है 40 में, बाकी 39 सीटें इनके पास है। कांग्रेस की जो सीट है वो किशनगंज की है ना? किशनगंज की। हाँ, अब बताइए कि सवाल किससे होना चाहिए? 40 सीटों वाले से नहीं होना चाहिए? नहीं, वो सवाल तो इन्हीं से ना होगा। नहीं, सवाल होगा वो लेकिन आप जब उम्मीदवार के रूप में है मैदान में, तो सवाल तो आपसे भी होगा ना कि भाई हमारे माध्यम से जनता सुन रही है कि भाई ये अपना विकास कार्य बताएंगे, भाई हमने विकास कार्य किए हैं, इसके लिए हमारे आपके बीच में आप क्या करेंगे या क्या काउंटर कर सकते हैं, उसका आप जवाब देंगे। हमारा जो काउंटर है, हम लोग जब विकास के ही नाम पर गए वहाँ, और वहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो जी, आरजेडी और कांग्रेस का दोनों का हम लोगों ने अपना शपथ पत्र दिया है वहाँ। ठीक है, हमने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, और जो मैनिफेस्टो बिहार में है वही मैनिफेस्टो हमारा यूपी में है, वही मैनिफेस्टो हमारा असम में है, पूरे देश के लिए। ठीक है, बुजुर्गों के लिए भी, किसानों के लिए भी हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है। इनका पूछिए कि भाजपा जो दो करोड़ रोजगार वाली मैनिफेस्टो थी वो कहाँ गई, उसमें कितने रोजगार दिए? सवाल तो यहाँ होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि भाई 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए दिया जाएगा हर बार, तो हम लोग देंगे, तो वो तो अररिया में भी विकास होगा ना, तो हर जगह के लिए है। और वोट परसेंटेज की जहां तक बात रही, वोट परसेंटेज हमारे तरफ ज्यादा है। आपने शुरुआत किया था, मैं कभी डिबेट में बोलता नहीं जातियों का नाम लेके बहुत ज्यादा, लेकिन आप जब शुरुआत कर रहे थे तो उसमें आपने कहा कि मुस्लिम वोट है, यादव वोट है, ये वोट है, तो आप बताइए कि क्या मुस्लिम और यादव और भी दलित वोट हमें नहीं पड़ने वाले हैं? इनके तरफ जाएगा। सहनी का वोट हमको नहीं पड़ने वाला है। हमने कुशवाहा को इतने टिकट दिया गया है आरजेडी से, हमें नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो रणनीति है हमारा एरिया में, वो सीटें हम जीत रहे हैं। और ये बात बीजेपी को भी पता है, इनको भी पता है कि ये सीटें हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए, एक सवाल है इसके अंदर, एक सवाल है अमित, जिस तरीके से अभी एक सवाल है मेरा, चिराग पासवान आपको कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, नुकसान तो पहुंचाएंगे। देखिए, वोट काटेंगे आपके। चिराग पासवान का कल का आप सुने होंगे, चिराग पासवान का कल हाजीपुर में एक रैली थी। उस रैली में चिराग पासवान ने कहा
मेरा बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा कि मेरे पिता के मरने के बाद मेरा मकान छीन लिया गया था। आप उस बयान को देखिए, वो बयान किसके लिए है? कांग्रेस के लिए है, आरजेडी के लिए है, किसके लिए है? वो क्या इशारा कर रहे हैं जी? वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई आप हमको जिताओ और बाकी जगह हराओ। अब चलिए ठीक है, ये बदला रत्नेश लेना की है, जो है चिराग आवाज नहीं आ रही है, पासवान का पीछे कल से का कहूँ बयान। थोड़ी रत्नेश की आवाज को कनेक्ट करें। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही आ रही। जी, आपने मुझसे पूछा था कि अररिया में क्या क्या काम किए गए, तो मैं आपको देता हूँ। जी जी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पूरी अररिया लोकसभा में 210 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। अररिया लोकसभा क्षेत्र के 13,700 गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी का गैस सिलेंडर दिया गया है। 8,45,000 के आसपास लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है जो अररिया लोकसभा क्षेत्र के तहत आते हैं। और अररिया लोकसभा क्षेत्र के 107 गाँव में जहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी उनको बिजली देने का काम किया गया है और वहाँ पर बिजली के जो पुराने तार थे उनको बदलकर केबलें लगाए जाने का काम किया है। तो ये हमने अररिया में विकास कार्य किया है। और मुझे मैंने आपको बता दिया, आपने पार्टिकुलर अररिया पे बात की तो पार्टिकुलर अररिया के बारे में बता दिया। अब मेरा बस एक सवाल था कि आप क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन के तौर पे महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस पार्टी जो है वो 2 साल तक सरकार में रही। कांग्रेस पार्टी के 2 मंत्री थे और 2 मंत्रियों को मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक आलम जी थे जिनके पास मंत्रालय था मत्स्य एवं पशुपालन, और एक इसके थे मुरारी प्रसाद गौतम जी जिनके पास था पंचायती राज। अब मुझे अमित जी इन दोनों मंत्रालयों के 2 काम बता दें क्या किया इन्होंने। चलिए बताइए मंत्री जी, आपसे सीधे पूछ रहे हैं, रत्नेश मिश्रा सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि आप 2 काम बता दीजिए। 2 काम मेरे मंत्रियों को बता दीजिए क्या क्या किए। 2 मंत्री रहे ना आपके, अमित जी मैं पूछ रहा हूँ। महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस के कोटे से 2 मंत्री थे, जिसमें पंचायती राज मंत्री के मुरारी प्रसाद गौतम, दूसरे थे मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री वो आलम जी, उनका नाम मैं निश्चित कर रहा हूँ, आलम उनका लास्ट नेम है, सरफराज आलम। आपके मंत्रियों ने क्या क्या काम किए 2 साल मंत्री रहते हुए। तो आप ही पार्टी से बिलोंग करते थे, अब कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन आप ही की पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे महागठबंधन की सरकार में। इन दोनों मंत्रियों के 2 काम मुझे बता दीजिए। सुनिए ना, सबसे पहले बात यह है कि बिहार में जो काम की ही राजनीति, रत्नेश जी पहले ये सब शब्द मत प्रयोग किया कीजिए, भागिए मत, जाइए मत, कोई कहीं नहीं भाग रहा है, यहीं पे हम बैठे हुए, ठीक है ना। ये सब शब्द मत बोला कीजिए, भागिए मत, जाइए मत, आइए मत। मेरा हेलो जी जी सुन रहा हूँ मैं, आपको जवाब बोलिए आप जी। देखिए, अररिया की बात अगर जो आप करते हैं तो अररिया में आप एक डाटा निकालिए, जैसे अभी मोबाइल से भी बोल रहे थे, तो आप डाटा निकालिए कि अररिया में क्या शिक्षकों को 17 महीने में रोजगार मिला कि नहीं मिला। अगर जो नहीं मिला है तब आप कहिए कि भाई पूरे प्रदेश में मिला और अररिया में नहीं मिला। अररिया में रोज 17 महीने में पंचायती राज विभाग में आप डेपुटेशन देख लीजिए कि कितना 5 लाख जिस राज्य में रोजगार 17 महीने में मिला हो वो अररिया उससे छूटा नहीं है। अररिया को भी रोजगार मिला है, हर जगह मिला है। तो आप 2 काम कर रहे हैं हर विभाग में, चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, चाहे वो पंचायती राज विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पूरे विभाग में तो पुलिस महकमा हो, पूरा का पूरा रोजगार का बाढ़ आ गया। आप देखें कि सर्टिफिकेट जो इतने लेवल पे बंट रहे थे और इतने लेवल पे रोजगार दिया जा रहा था, और ये तो काम शुरू ही हुआ था। 17 महीने बिहार सरकार जो है वो जबरदस्त तरीके से काम करना शुरू की महागठबंधन, लेकिन फिर बीच में लोगों ने भाग गया, इधर से उधर पाला बदल दिया। तो रोजगार तो वहाँ भी है ना, अब ये नहीं कह सकते कि हाँ उसको रोजगार मिला उसको नहीं मिला। चलिए मतलब नहीं, ठीक है, इंडिया गठबंधन जो है अपने मैनिफेस्टो के आधार पर जो है चुनाव लड़ने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं प्रदीप कुमार, वो अपने किए गए विकास कार्यों पर, जैसे अभी इन्होंने कुछ गिनाए विकास कार्य। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता कमल जी मुझे इनके बाद थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो झूठ के गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री
हमको लगता है कि भविष्य में ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लोगों के जान से खिलवाड़ करने के कारण जेल जाएंगे। चलिए ठीक है, वो बात का अभी हम चुनाव पे बात कर रहे हैं, चुनाव पर ही फोकस रखेंगे अपना, क्योंकि अररिया की जनता को फैसला करना है भाई कौन सा कैंडिडेट अच्छा है ना। हम जो है इस चुनावी महापर्व में किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। शर्मा जी मुझे थोड़ा सा समय देंगे? जी जी बिल्कुल बोलिए। खाली पिटवाना। शर्मा जी अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। शर्मा जी मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से 2 सवाल पूछे थे, एक तो बीबी श्रीनिवास कोई जवाब नहीं आया। इनकी महागठबंधन की सरकार में 2 मंत्री थे, उन मंत्रियों ने कौन कौन से काम किए उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो देखिए जब हमने इनसे सवाल पूछा, इनकी जिम्मेदारियां तय की, तो इनकी तरफ से कोई क्लियर जवाब नहीं है। बीबी श्रीनिवास आज भी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, उनको बाकायदा कर्नाटका में अच्छी खासी लाल लश्कर के साथ सुरक्षा प्राप्त है, जिसके ऊपर एक पार्टी प्रदेश अध्यक्षा ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल कराया था। उस व्यक्ति को सुरक्षा देते, ये तो है इनकी महिला सुरक्षा की बात। अब आ जाते हैं विकास की बात पे, तो मैंने इनके मंत्रालयों के उन मंत्रियों के नाम भी बताए और उनके मंत्रालय भी बताए, लेकिन उन मंत्रालय से एक भी काम। अरे अब आप इसलिए मत बोलिए ना, मैं बोल रहा, आप बोले तो मैं नहीं बोला ना, थोड़ा सा बोलने दीजिए। मुझे पता है कि एक्सपोज होते हैं तो कांग्रेसियों को दिक्कत होती है। अब आ जाते हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का जो है, ये इंडिया गठबंधन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन ने कोई कॉमन मैनिफेस्टो लागू किया, क्योंकि आरजेडी का अलग मैनिफेस्टो है बिहार में ही, कांग्रेस का अलग मैनिफेस्टो है बिहार में, सपा का अलग मैनिफेस्टो है यूपी में, कांग्रेस का अलग मैनिफेस्टो है यूपी में। जो गठबंधन और इनके गठबंधन की सुंदरता देखिए कि आम आदमी पार्टी गठबंधन तो है लेकिन बिहार में गठबंधन नहीं है, टीएमसी गठबंधन में तो है लेकिन मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं है, क्या सीपीआई गठबंधन में तो है लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर लड़ा रही है वायनाड में, वहां गठबंधन नहीं है। तो देखिए ये जो संशयात्मक स्थिति है पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर, इसको लेकर जनता भी समझ रही है कि जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं ला पा रहे हैं, जो एक कॉमन सेंस के आधार पर एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं, जो गठबंधन का एक कॉमन लीडर नहीं दे पा रहे हैं, वो क्या कोई कॉमन रोड मैप दे पाएंगे सरकार के विकास के लिए? चलिए ठीक है, बाद में पूछ लेते हैं। तो वो कहेगा कि राहुल गांधी, आप सपा वाले से पूछे तो कहेगा अखिलेश यादव, टीएमसी वाले से पूछे तो कहेगा ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी वाले से पूछे तो कहेगा अरविंद केजरीवाल, अगर आप डीएमके वाले से पूछे तो कहेगा स्टालिन, लेकिन अगर आप एनडीए और बीजेपी के एनडीए के दलों से किसी से पूछेंगे तो एक जवाब आएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार होंगे। तो जहां पर चीजें सारी स्पष्ट है वहां जनता जाएगी कि जहां हर कोई नेता है, हर कोई प्रधानमंत्री है और जिसका जो मन कर रहा है वो घोषणा कर दे रहा है। हमने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि 370 को रिवोक करेंगे, किया। हमने कहा था अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। हमने कहा था ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करेंगे, हमने किया। और हमने कहा है कि भैया हम आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करते हुए कॉमन सिविल कोड भी लेके आएंगे। चलिए ठीक है, समय का अभाव है। अमित जिस तरीके से कह रहे हैं ये आपसे कि हमने तो सब कुछ किया है, लेकिन आपकी जो रणनीति है, चुनाव लड़ने की जो रणनीति है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। कहीं पे आप गठबंधन में होते हैं, कहीं पे पार्टी बाहर होती है, ये क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे हैं आपकी? मतलब आप इनको आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही, तो कैसी रणनीति बनाई भैया जो इनको समझ में नहीं आ रही? नहीं, हमें नहीं, पूरे देश को नहीं समझ में आ रही है। नहीं, देश तो जो है, देश का फैसला तो 4 जून को आएगा, अभी आपकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए एक बात बता रहे हैं, ये ठीक है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी समझ में तो चुनाव के बाद आएगा, अभी नहीं आएगा इनको समझ में। तो समझ में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल 370 की बात करें, क्या कर दिए 370 करके? अभी आप जा रहे थे वहां खरीदने, जमीन खरीदने जा रहे थे कश्मीर में, क्या कर दिए? क्या हो गया उससे? देश में क्या बदलाव हो गया? मुझे लगता है अमित जी आपने आर्टिकल 370 को पढ़ा नहीं है। नहीं, आप पढ़े नहीं है। क्या नहीं पढ़े आर्टिकल 370? पता है यूपीएससी का एस्पिरेंट रहे हैं। नहीं तो आप बताइए ना आर्टिकल 370 में कितने सब क्लॉज लीजिए ना, मेरे बात नहीं, 370 में कितने सब क्लॉज है? अरे मिश्रा जी चिल्लाइए मत, बोल दिया में कितने सब क्लॉज हैं? देखिए हम बैठे हुए हैं, अरे सुनिए, 370 में कितने सब क्लॉज हैं? कहीं आपकी तरह चिल्लाते नहीं है भाड़ की तरह, मेरी बात सुनिए। अरे भैया हम चिल्ला थोड़ी, हम तो सवाल पूछ रहे हैं।
सवाल पूछ रहे हैं, हम आप भी आपको हमारी जवाब दे रहे हैं। अब अगर देश की जनता ने हमारी आवाज को मजबूत किया है तो आवाज की मजबूती से निकलेगी ना। अब आपकी आवाज नहीं मजबूत है तो हमारा क्या दोष है? ना तो आपके नेता की आवाज मजबूत है, ना आपके संगठन की आवाज मजबूत है, ना आपके कार्यकर्ता की आवाज मजबूत है, तो हमारा क्या दोष? हमारे नेता की भी आवाज मजबूत है, हमारे संगठन की भी आवाज मजबूत है, तो हमारी भी आवाज मजबूत है। चलिए एक आखिरी सवाल रत्नेश आपसे, बीजेपी के प्रवक्ता से। पहले सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आखिरी सवाल कीजिएगा। हम इनसे आपको हम बताते हैं ये अच्छा बताइए प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे प्रधानमंत्री कौन सवाल बनेगा? जवाब सुन लीजिए, समय का बहाव है। पूरी बात तो सुनो, मेरी पहले पूरी बात सुनिए, फिर बीच में टोकिएगा। मेरी बात आप बताइए ना, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? तो लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए पूरा। इतना लब लब नहीं बोलते हैं, बोलने से ज्यादा तेज नहीं हो जाता है आदमी। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, इस देश में लब नहीं बोल रहे हैं भैया, हम बोलना शुरू कर दिया यार, तो बोल रहे आप हैं। बोलने नहीं दे रहे हैं। देश की जनता ने बोलने का अरे अवसर बात दिया, आने बोलना है। दीजिए उनकी, मेरी बात बात आने सुनो दीजिए ना। बकवास करने से क्या फायदा मिलने वाला है? मैं कह रहा हूँ कि इस देश का प्रधानमंत्री के आंख नाक के सामने क्या हश्र हुआ कोविड में, क्या हश्र हुआ ये रामदेव का। बाबा रामदेव 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बेच रहा था, क्या हुआ इस दलाली बाबा का। दूसरा, ये प्रधानमंत्री सिम जियो के बेच रहे थे, क्या हुआ 28 दिन का महीना लगने लगा। मैं इनकी गलतियां, इनके जो बदमाशियां हैं इस देश के साथ, इनके जो धोखे हैं वो मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ, गाय काट के बेचने वालों से इन्होंने चंदा लिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, तो उनको धोखा दिया कि नहीं। फिर हिंदुत्व का बात करेंगे, राम मंदिर का बात करेंगे, गाय माता की बात करेंगे। गाय गोबर गौमूत्र से इनकी चर्चा शुरू होती है, खाते पीते हैं ये, वही गौमूत्र पीना और प्रचार करना, गोबर खाना, इस तरीके का प्रचार करते हैं। उसको कटवा के जो बेच रहा है उससे इन्होंने पैसा लिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में अभी खुला है। अभी इन्होंने वैक्सीन पे जो इन्होंने पूरे देश में बीमारी फैलाने का काम किया, थाली पिटवाने का काम किया, उसमें इन्होंने उससे चंदा लिया। इनका कलई सामने खुल के आया। ये रोजगार के नाम पर बोले कि देश को 2 करोड़ रोजगार देंगे, और इन्होंने फिर बेचना शुरू किया। तेल, सेल, गेल सब अपने मित्र अडानी को देना शुरू किया। तो ये इतनी पाप है। अभी देखे होंगे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कैसे भाजपा के दलालों ने क्या किया। चलिए ठीक है, ठीक है, मेरा ठीक है, ये नहीं सारी ठीक है, सवाल है जो ठीक है, आज इनके सामने खड़ा है, ठीक है, लेकिन उस पर वो जवाब नहीं देंगे। कोई बात नहीं। अब इस पर जवाब दीजिए ना। रत्नेश एक आखिरी सवाल है। जिस तरीके से 2 चीजें हैं इसके अंदर, आपकी पार्टी विकास कार्यों का, जैसा भी आपने लेखा जोखा किया, कुछ इस तरह की चीजें बता रही है कि हमने ऐसा सब कुछ किया है, लेकिन एक उपेक्षा का, लोगों से ना मिलने का आरोप आपके प्रत्याशी के ऊपर है, प्रदीप कुमार के ऊपर। और आरजेडी इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि हम जो है 17 महीने में जो है 5 लाख नौकरियां दी आरजेडी ने, उसकी वो बात कर रही हैं। और दूसरा, आरक्षण की सीमा बढ़ाई, इसकी वो बात कर रही हैं। और तीसरा कह रही हैं कि भैया सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के साथ हमारी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के साथ में। इन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यानी कि शहनवाज चुनाव लड़ रहा है और इसका फायदा मिलेगा। जी, पहली बात तो मैं जवाब दे देता हूं जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी अमित कुमार जी ने कहा। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से टोटल 20,000 करोड़ के आसपास चंदा आया, जिसमें इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उन्होंने 14,000 करोड़ चंदा पाया है इससे। तो अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जो गलत था तो फिर 14,000 करोड़ जो चंदा आया वो क्यों लेके इंडिया गठबंधन बैठा है, उसे वापस कर देना चाहिए। अभी बीच में दिलमिलाएंगे, इनकी आदत है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपने कहा आरक्षण की सीमा बढ़ाई, तो आरक्षण की सीमा किसको बढ़ाई? क्या उससे जो संवैधानिक तौर पर SC, ST और OBC और EWS के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, क्या उनके लिए बढ़ाई गई? नहीं बढ़ाई गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये किसके आधार पर आरक्षण देते हैं? धर्म के आधार पर देते हैं। दूसरा, आपने कहा कि इन्होंने बात कही कि हमने कैलेंडर जारी किया। मैं वो कैलेंडर देख रहा था कमल जी, तो मुझे एक बड़ी कॉमन सी चीज नजर आई कि उसमें पुलिस के लिए भी भर्ती कैलेंडर आने की डेट वही है, परीक्षा की डेट वही है और नियुक्ति की डेट वही है। UPPSC के लिए भी डेट वही है, और क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन आने की, परीक्षा की डेट भी वही है और नियुक्ति पत्र की डेट भी वही है।
उसमें यूपीएससी की परीक्षा होने की भी डेट, नोटिफिकेशन आने की डेट वही है, उसकी परीक्षा की चलिए, डेट वही है। और आपकी बात आ गई मेरे पास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय का अभाव है। फिलहाल हम तीसरे चरण के मतदान को लेकर, जो 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होंगे बिहार की सीटों के ऊपर, उस पर आज हमने स्पेशली अररिया पे बातचीत की। अररिया सीमांचल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। यहां पर जिस तरह का जातीय समीकरण है और जिस तरह से उम्मीदवार जीतकर आते रहे हैं, वैसे ये कभी कांग्रेस का गढ़ रही, फिर बाद में आरजेडी का गढ़ हो गई, लेकिन बीच में इसको बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया, मतलब कब्जा कर लिया इसके ऊपर। वहां से प्रदीप कुमार सिंह पिछली बार सांसद रहे हैं और इस बार दोबारा फिर वही कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी यहां जीत कर आए। और भारतीय जनता पार्टी को अपने विकास कार्यों पर पूरा भरोसा है, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि आरक्षण, जातीय सर्वे और नौकरियां दी गई गठबंधन के समय में जब आरजेडी थी, उसके आधार पर हम मैदान में हैं और लोग हमें सुनेंगे। फिलहाल 7 मई को मतदान है और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, तब पता चलेगा कि अररिया की जनता ने किसको चुना और कैसे चुना। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज।